प्यारे बच्चों, आज इस विषम परिस्थिति को देखते हुए राजकीय इंटर कॉलेज प्रयागराज के प्रधानाचार्य के निर्देशन में व्हाट्सएप पर ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट किए जा रहे हैं। आप सब इसका लाभ लें और घर पर ही रह कर के अध्ययन सामग्री जो मिल रही है उसको कंठस्थ करें, जिससे समय का सदुपयोग हो सके। आज जीव विज्ञान के पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे। पाठ्यक्रम के पश्चात प्रथम इकाई जनन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पाठ्यक्रम में देखा जाए तो कक्षा 12 जीव विज्ञान में 5 इकाइयाँ हैं। पहली इकाई जनन, जिसमें 4 अध्याय। पहला अध्याय जीवों में जनन, दूसरा अध्याय पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, तीसरा अध्याय मानव जनन, चौथा अध्याय जनन स्वास्थ्य है। इसी तरह से दूसरी इकाई में, जिसे आनुवंशिकी तथा विकास के नाम से दिया गया है, 3 अध्याय हैं। पहला अध्याय उसमें वंशानुगत तथा विविधता के सिद्धांत, दूसरा अध्याय वंशानुगत के आणविक आधार, तीसरा अध्याय विकास, जिसे हम इवोल्यूशन भी कहते हैं। तीसरी इकाई, जिसका नाम मानव कल्याण में जीव विज्ञान बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर है, जिसमें 3 अध्याय हैं। पहला अध्याय मानव स्वास्थ्य तथा रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, दूसरा अध्याय खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति, फंक्शनल पॉलिसी इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट, तीसरा अध्याय मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर है। इकाई 4, जिसको हम जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं, जिसमें 2 अध्याय हैं। पहला अध्याय जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम, बायोटेक्नोलॉजी थियरी एंड प्रोसेस, दूसरा अध्याय जैव प्रौद्योगिकी एवं उनके उपयोग, इसको हम बायोटेक्नोलॉजी एंड देयर एप्लीकेशन के नाम से जानते हैं। 5वां इकाई जो है पारिस्थितिकी इकोलॉजी है, जिसमें 4 अध्याय हैं। पहला जीव और समष्टि, दूसरा परितंत्र, जिसको इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं। तीसरा अध्याय जो है वो जैव विविधता एवं संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी इन और देयर कंजर्वेशन, और अंतिम अध्याय पर्यावरण के मुद्दे अर्थात इन्वायरमेंटल इशूज हैं। तो ये रहा आपकी विषय सूची। इसके बाद हम पहले अध्याय पे चलते हैं। तो पहली यूनिट की जो पहला अध्याय है, जिसको हम जनन कहते हैं, उसमें पहला अध्याय है जीवों में जनन। तो प्रश्न आता है, पहला इकाई जब हम देखते हैं तो आता है कि जनन क्या है, जनन क्यों आवश्यक है। तो जब हम देखते हैं तो जनन प्रत्येक जीव का अपने जैसा ही प्रतिरूप तैयार करने की क्रिया को ही हम जनन कहते हैं। जनन क्यों आवश्यक है? क्योंकि प्रत्येक जीव की एक निश्चित जीवन अवधि होती है और विकास के क्रम में अपने वंश को बनाए रखने के लिए प्रत्येक जीव जनन क्रिया के ही द्वारा अपने वंश को आगे बढ़ाता है। तो जनन इसीलिए आवश्यक है। बात आती है कि जीवन अवधि किसे कहते हैं या जीवन अवधि क्या है। जब हम जीवन अवधि के बारे में सोचते हैं तो देखते हैं कि प्रत्येक जीव अपने जन्म से अपनी प्राकृतिक मृत्यु तक का, या किसी भी जीव के उसके जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक की जो एक निश्चित अवधि होती है, उसी अवधि या काल को ही उसका जीवन अवधि या जीवन काल कहते हैं। यह जीवन अवधि कम से कम 1 दिन या अधिक से अधिक कुछ हजार वर्ष तक हो सकती है। जीवों की जीवन अवधि उनके आकार पर निर्भर नहीं करती, अर्थात जैसे इस धरती पर सबसे विशाल प्राणी
हाथी है। तो जब हम उसकी जीवन अवधि देखते हैं तो पाते हैं कि हाथी की जीवन अवधि 60 से 70 साल है, जबकि एक छोटा सा पैरट जिसको हम तोता कहते हैं उसकी जीवन अवधि लगभग 140 साल की होती है। तो इसीलिए जीवन अवधि जीवों के आकार पर निर्भर नहीं करता। उदाहरण के रूप में निम्नलिखित जीवों के नाम दिए गए हैं जिनकी जीवन अवधि की एक तालिका बनाई गई है, उसको याद करिए आप। फिर आता है जीवों में जनन। जीवों में जनन क्या है, जनन कितने प्रकार का होता है, तो इसके बारे में देखते हैं। तो जीवों में जनन की बात करें तो प्रत्येक जीव संतान उत्पन्न करने के लिए अपनी अलग अलग विधियों का विकास करता है। जीवों में जनन, इसके वास स्थान, इसकी आंतरिक शारीरिक संरचना तथा कई अन्य कारक सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। जनन 2 प्रकार से होता है, एक अलैंगिक जनन, दूसरा लैंगिक जनन। जब हम अलैंगिक जनन की बात करते हैं, आज हम अलैंगिक जनन पे ही ज़्यादा फोकस करेंगे। अलैंगिक जनन में देखेंगे कि यह किन में पाया जाता है और कितने प्रकार से ये होता है, जंतुओं में किस प्रकार से होता है, वनस्पतियों में किस प्रकार से होता है। अलैंगिक जनन मुख्य रूप से जब हम देखते हैं तो अलैंगिक जनन को जब हम परिभाषित करते हैं पाते हैं कि इस प्रकार की जनन विधि में एकल जीव या एकल कोशिका या बहुकोशिकीय जीव अपने जैसे ही संतान उत्पन्न करते हैं। अलैंगिक जनन शब्द आधुनिक युग में एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम क्लोन या क्लोनिंग कहते हैं, उससे मिलता जुलता है। तो हम ये भी देख लें कि क्लोन या क्लोनिंग अलैंगिक जनन से किस प्रकार समानता रखता है। क्लोन अलैंगिक जनन विधि द्वारा उत्पन्न ऐसे संतान जो आकार अर्थात संरचना के साथ साथ आनुवंशिक रूप से भी अपने माता पिता के समान होते हैं, उन्हें ही हम क्लोन कहते हैं। और जिस प्रक्रिया द्वारा इनकी निर्माण किया जाता है उसको हम क्लोनिंग कहते हैं। इसका सबसे सरल उदाहरण पौधों में देखा जाता है कि पौधों में कलम करके जो हम उनसे नया पौधा तैयार करते हैं वो अपने माता पिता के ही तरह संरचना और आनुवंशिकी में समान होते हैं, तो क्लोन कहते हैं। आधुनिक विधियों द्वारा भी क्लोन तैयार किए जाते हैं जो हम बायोटेक्नोलॉजी के जैव प्रौद्योगिकी के चैप्टर में पढ़ेंगे। हम आते हैं अलैंगिक जनन की विधियाँ। अलैंगिक जनन की विधियों के बारे में जब हम देखते हैं तो इसमें कई सारी विधियाँ हैं जिससे हम द्विखंडन या बाइनरी फिशन कहते हैं, बडिंग कहते हैं, पुटिभवन कहते हैं, बीजाणु जनन कहते हैं, कोनिडिया कहते हैं। तो ये सब कुछ पादपों में होते हैं और कुछ जीवों में भी होते हैं। पादपों में जब हम देखते हैं तो अलैंगिक जनन अलग अलग पादपों में अलग अलग तरह के पाए जाते हैं जिनको हम कायिक प्रजनन के भी नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं द्विखंडन के बारे में। द्विखंडन या बाइनरी फिशन किसे कहते हैं, जब एक कोशिका 2 भागों में विभक्त हो जाती है और प्रत्येक कोशिका वयस्क जीव के रूप में व्यवहार करने लगती है तो उसे ही हम द्विखंडन या बाइनरी फिशन कहते हैं। जैसे अमीबा में एक कोशिका द्विखंडित होकर के अलग अलग संतत कोशिकाओं में बढ़ जाती है। कलिका या बडिंग ईस्ट में सर्वोत्तम उदाहरण के रूप में देखा जाता है। ईस्ट की कोशिका के ऊपर छोटा सा बड आता है जो अलग होकर के नए संतान के रूप में या नए जनक के रूप में आगे विकसित होता है। पुटिभवन या सिस्ट देखते हैं कि प्रतिकूल परिस्थितियों में अमीबा अपने चारों तरफ एक मोटा आवरण विकसित कर लेता है और उसके अंदर उसका जर्मप्लाज्म जो होता है सुरक्षित हो जाता है और फिर वो जर्मप्लाज्म जैसे ही अनुकूल परिस्थिति आती है छोटे छोटे स्पोर्स के रूप में विभाजित हो जाता है और
बिखर करके नए जीव का निर्माण करता है। बीजाणु जनन वही है कि शिष्ट कोशिका के अंदर जो जर्मप्लाज होते हैं, छोटे छोटे बीजाणु अनुकूल परिस्थितियों में बनते हैं और फिर वो निकल करके नए जीव का निर्माण करते हैं। कोनिडिया के द्वारा अलैंगिक जनन सामान्यतः कवकों में पाया जाता है। कुछ शैवाल्स भी होते हैं जो स्पोर्स के रूप में अलैंगिक जनन की प्रक्रिया करते हैं। इनमें जो बीजाणु होते हैं या जिनको हम स्पोर्स कहते हैं, ये चल बीजाणु या अचल बीजाणु के रूप में पाए जाते हैं। स्पंज जो होता है विपरीत परिस्थितियों में जेम्यूल का निर्माण करता है और जेम्यूल्स में स्पोर्स होते हैं जो अनुकूल परिस्थिति आते ही उसमें से निकल करके नए स्पंज का निर्माण करते हैं। पादपों में जब हम देखें तो पादपों में अलैंगिक जनन कायिक प्रवर्धन के रूप में होता है। घास जो होता है उसमें आप देखेंगे कि नोड से जड़ें निकलती रहती हैं और वो आगे बढ़ती रहती हैं। प्रकंद जैसे अदरक हो गया, उसमें हम देखते हैं बल्ब होता है। भुजतारी, पर्वसंधियाँ या ब्रायोफिल्म में हम देखते हैं कि पत्तियों के किनारे से नए पौधे का जन्म होता है। इसी तरह से अलैंगिक जनन में पौधों की एक जो विधि होती है या जिसको हम कहते हैं पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन किसे कहते हैं, इसको समझने के लिए हम कुछ इस तरह से समझें कि कुछ जीव जैसे हाइड्रा हुआ, ये अपने शरीर को कई टुकड़ों में बांट लेता है। कब बांटता है? जब परिस्थितियाँ प्रतिकूल हों, या ऐसे समझिए कि जब भोजन की कमी हो तो ये जीव जो होते हैं अपने वंश को बनाए रखने के लिए अपने शरीर को कई टुकड़ों में विभक्त कर लेते हैं और विभक्त करके जैसे ही अनुकूल परिस्थिति आ जाती है फिर ये बटे हुए टुकड़े अलग अलग जीव के रूप में विकसित हो जाते हैं और विकसित होकर के अपने वंश को आगे बढ़ाते हैं। तो इसी प्रक्रिया को हम पुनरुद्भवन कहते हैं। कल हम लैंगिक जनन की बात करेंगे।